अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। बुधवार को ओक्लाहोमा के तुस्ला में चिकित्सा भवन के अस्पताल परिसर में गोली लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस कैप्टन रिचर्ड म्यूलेनबर्ग ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि शूटर की भी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये स्पष्ट नहीं है कि शूटर की मौत कैसे हुई या किस वजह से हुई है। कराची में जेल चौरंगी के पास एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बेसमेंट में बुधवार को आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य बेहोश हो गए। डॉन अखबार के मुताबिक फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि SHO अरशद जंजुआ ने कहा कि मृतक स्टोर का कर्मचारी था, जबकि होश खोने वाले 3 लोगों में एक दमकल कर्मी भी था। सिंधु जल सिंधु मामले में भारत ने अपने पड़ोसी पाकिस्तान को बड़ा भरोसा दिया है। भारत ने पाकिस्तान को आश्वासन दिया कि पकल दुल समेत भारत की ओर से बनाई जा रही पन बिजली परियोजनाओं में कोई बाधा नहीं आएगी। भारत ने आश्वासन सिंधु आयोग की नई दिल्ली में हुई बैठक में दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्ते सामान्य हैं। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा की CEO शेरिल सैंडबर्ग अपना पद छोड़ रही हैं। कंपनी ने पद छोड़ने के कारणों का खुलासा नहीं किया है। सैंडबर्ग ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि उन्होंने आगे चलकर अपने परोपकारी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है। सैंडबर्ग ने 14 सालों तक इस संस्थान में मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में काम किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अपने ही एक सलाहकार के कारण पार्टी गेट मामले में सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा। नीति सलाहकार ने एक रिपोर्ट में सवाल उठाया था कि जॉनसन को ऐसा क्यों लगता है कि पार्टी गेट मामले में स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा लगाया गया जुर्माना मंत्रियों के लिए तय आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। भारत ने कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में जैविक एजेंट और रसायनों के बतौर हथियार दुरुपयोग के बढ़ते खतरे को लेकर पूरी दुनिया को सतर्क किया है। भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन में सलाहकार A अमरनाथ ने मंगलवार को कहा कि आतंकियों और सरकार से इतर तत्वों के सामूहिक विनाश के हथियारों तक पहुंच से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से एक टीवी एंकर ने तत्कालीन PMLN सरकार पर 9 अरब डॉलर की हेराफेरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा है कि राशि CPEC में प्रारंभिक चीनी निवेश 19 अरब डॉलर का हिस्सा थी। हालांकि जनरल बाजवा के करीबी ने इन दावों को बकवास करार दिया है। तुर्की पहुंचने के बाद पाक PM शहबाज शरीफ ने भारत का जिक्र किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध को बढ़ाने पर जोर दिया। बता दें कि शरीफ उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 3 दिवसीय यात्रा पर तुर्की पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद क्षेत्रीय स्तर पर अपनी भू अर्थशास्त्र रणनीति के लिए साझेदारी बनाना चाहता है, जिसमें स्पष्ट रूप से नई दिल्ली शामिल है। अप्रैल में पाकिस्तान की सत्ता हासिल करने के बाद शरीफ ने नेशनल असेंबली में अपने पहले संबोधन में कहा था कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन जब तक कश्मीर विवाद का समाधान नहीं हो जाता तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है। मंगलवार को भारत और पाकिस्तान ने स्थायी सिंधु आयोग की 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली वार्षिक रिपोर्ट पर अंतिम रूप दिया। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। बढ़ती महंगाई ने पाकिस्तान के नागरिकों की जेब ढीली कर रखी है। पाकिस्तान सरकार ने नागरिकों को बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान में घी और खाना पकाने के तेल की दरों में 208 रुपए और 213 रुपए की वृद्धि की गई है। चीन के दक्षिण पश्चिम प्रांत सिचुआन के यान शहर में बुधवार को आए शक्तिशाली भूकंप में 4 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.1 मापी गई। शहर के भूकंप राहत मुख्यालय ने जानकारी दी। चीन के भूकंप नेटवर्क केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र 17 किलोमीटर की गहराई में 30.37 डिग्री रहा। पिछले महीने नेपाल में एक लोडर दुर्घटना में 3 चीनी नागरिकों की मौत से पता चला है कि बीजिंग अपने नागरिकों को काम पर ला रहा है, जिसके कारण हिमालयी राष्ट्र के लोग रोजगार से वंचित हो गए हैं। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में काठमांडू तराई फास्ट ट्रैक पर लोडर दुर्घटना से पता चलता है कि उसमें से बड़ी संख्या में परियोजना में चीनी कार्यरत है, जबकि परियोजना में केवल कुछ नेपाली कार्यरत है। रूस ने बुधवार को यूक्रेन को उन्नत रॉकेट सिस्टम और अत्याधुनिक युद्ध सामग्री की आपूर्ति करने के अमेरिकी फैसले की तीखी आलोचना की है। रूस के इस रुख से दोनों महाशक्तियों के बीच सीधे टकराव की आशंका गहरा गई है। रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई का कहना है कि यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता ने स्थितियों को और भी खराब कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि वो यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम देने जा रहा है। हिमार्स एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो लंबी दूरी के लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगा सकता है।
अमेरिका हिमार्स रॉकेट लॉन्चर को यूक्रेन को देने से इनकार कर चुका था, लेकिन यूक्रेन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से यह भरोसा दिलाए जाने पर कि इसका इस्तेमाल रूस में घुसकर लक्ष्यों को तबाह करने में नहीं किया जाएगा, अमेरिका इस प्रणाली को यूक्रेन को देने के लिए राजी हो गया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका अब आग में घी डालने का काम कर रहा है। इस बीच अमेरिका के साथ अन्य पश्चिमी मुल्कों ने भी यूक्रेन की रक्षा को मजबूत करने के लिए अत्यधिक उन्नत हथियारों की आपूर्ति करने का भरोसा दिया है। इससे युद्ध में यूक्रेन की स्थिति सुदृढ़ होगी। रूस की भारी भरकम हथियारों से लैस सेना को रोकने में यूक्रेन की सफलता के पीछे पश्चिमी हथियारों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही। रूस के हमले में यूक्रेन के खार्किव स्थित बीज बैंक को खतरा पैदा हो गया है। बीज बैंक के भूमिगत तहखाने की तिजोरियों में लगभग 2000 फसलों के लिए जेनेटिक कोड को सुरक्षित रखा गया। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित गैर लाभकारी संगठन क्राप ट्रस्ट ने जानकारी दी। ट्रस्ट का दफ्तर भी खार्किव शहर में ही है और रूसी बमबारी उसके लिए भी खतरा है। दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का नया पैंतरा सामने आया। क्वाड सम्मेलन के दौरान IPEF पर समझौते के बाद चीन तिलमिला गया। इसके बाद चीन ने अपनी कूटनीति को धार देना शुरू कर दिया। इस क्रम में उसने वहां के 3 प्रमुख देशों की नई सरकारों पर डोरे डालने भी शुरू कर दिए हैं। रूस ने डेनमार्क की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी ऑस्लैंड गैस आपूर्ति काट दी है, क्योंकि उसने रूबल में भुगतान करने से इनकार कर दिया। रूस ने पहले फिनलैंड, पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने की मांग से इनकार के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को रोक दिया था। कतर की 40 वर्षीय पूर्व राजकुमारी कसिया गैलानियो दक्षिणी स्पेन स्थित अपने घर में मृत पाई गई। स्पेन पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि फ्रांस में रह रही गैलानियो की बेटी ने रविवार सुबह पुलिस को फोन किया कि उनकी मां कॉल नहीं उठा रही हैं। इसके बाद स्पेन पुलिस जब मलागा प्रांत के मार्बेला स्थित अपार्टमेंट पहुंची तो गैलानियो अपने बिस्तर पर मृत मिली। जर्मनी की ओर से यूक्रेन को IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाने हैं। इस क्रम में चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है कि उनका देश जल्द ही यूक्रेन को आधुनिक विमान रोधक मिसाइलों और रडार प्रणाली की आपूर्ति करेगा। जर्मनी ने हथियारों की आपूर्ति की घोषणा ऐसे समय में की है जब यूक्रेन को रूस से बचाने में मदद करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करने को लेकर जर्मनी की आलोचना हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की नवनिर्वाचित सरकार में पहली मुस्लिम महिला समेत रिकॉर्ड 13 महिलाओं को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल डेविड हर्ले ने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के शपथ ग्रहण के 11 दिन बाद बुधवार को राजधानी कैनबरा में आयोजित समारोह में इन मंत्रियों को शपथ दिलाई। ऑस्ट्रेलिया मंत्रिमंडल में शामिल एनी एली पहली मुस्लिम महिला मंत्री, जबकि ऐद हसक कैबिनेट में सेवा देने वाले पहले मुस्लिम बन गए हैं। तो वहीं स्वदेशी मामलों की मंत्री के रूप में लिंडा बर्नी पहली महिला है। बता दें कि विदेश मंत्री पेनी वांग ने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ ही शपथ ली थी। बुद्धा एयरलाइंस का एक विमान तकनीकी खराबी के बाद नेपाल के काठमांडू वापस लौट आया। इस विमान ने काठमांडू से भाद्रपुर के लिए बुधवार को उड़ान भरी थी। नेपाल की माई रिपब्लिक समाचार वेबसाइट ने हवाई अड्डे पर नागरिक उड्डयन कार्यालय का हवाला देते हुए कहा कि त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाला विमान टायर में कोई समस्या आने के कारण वापस लौट आया। यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जा रही है। इस तस्वीर में ज्वालामुखी से उठते हुए धुएं गुब्बार के विहंगम दृश्य को देखा जा सकता है। धुएं के गुब्बार का फैलाव सैकड़ों मीटर दूर तक है और इसके साथ ही जहां से ये धुआं निकल रहा है वहां धधकते ज्वालामुखी की आग दिखाई देती है। पिछले दिनों अमेरिकी फुटबॉल महासंघ ने पुरुष और महिला खिलाड़ियों को समान मैच फीस भुगतान करने का समझौता किया, जो दिसंबर 2028 तक मान्य रहेगा। इस समझौते ने अब वैश्विक स्तर पर एक नई बहस खड़ी कर दी है। देखा जाए तो समान मैच के लिए समान फीस की मांग कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन खेलों में महिला खिलाड़ियों के साथ ये भेदभाव वर्षों से चला आ रहा है। प्री मानसून की बारिश कई राज्यों में जारी है। आने वाले दिनों में मानसून के उत्तर भारत की ओर बढ़ने की संभावना है। राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। DHFL यस बैंक ऋण घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा व्यवसायी अविनाश भोसले को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने पुणे में उनकी संपत्ति को खाली करने के लिए एक नया नोटिस जारी किया। एजेंसी ने इसे पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुर्क किया था। बता दें कि अविनाश भोसले को आगे की जांच के लिए सीबीआई दिल्ली ले गई है। कोरोना
कोरोना महामारी के मोर्चे पर देश में फिलहाल बड़ी राहत है। स्थिति में तेजी से सुधार और महामारी दोबारा लौट के न आए, इसे लेकर सरकार ने टीकाकरण को गति देने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। हर घर दस्तक 2.0 अभियान के दूसरे चरण में वृद्ध आश्रमों, स्कूलों, कॉलेजों और जेलों में टीकाकरण पर खास ध्यान दिया जाएगा। कश्मीर में हिंदुओं की लगातार हो रही टारगेट किलिंग की वारदातों को गृह मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। कश्मीर की सुरक्षा चुनौतियों के मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्री 3 जून को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए बैठक की अध्यक्षता करेंगे। देश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। कोरोना को लेकर जो रिपोर्ट जारी हुई वो चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल कल के मुकाबले आज कोरोना के नए मामलों में 900 से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,712 मामले सामने आए हैं, जबकि बुधवार को कुल 2,745 केस मिले थे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश सिंह टिकैत पर हमला करने वाले 3 आरोपियों ने यू टर्न लेते हुए स्याही फेंकने की असली वजह बताई है। आरोपियों ने अब दावा किया कि उन्होंने कन्नड़ में न बोलने के लिए उन पर हमला किया। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को ये भी कहा कि वो आरोपियों के बयानों की जांच कर रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी के जरिए स्कूली शिक्षा में सुधार के जो सपने देखे गए हैं, उन्हें नीति के लागू होने के साथ ही जमीन पर परखा भी जाएगा। ये परख प्रत्येक स्तरों पर एक निश्चित अंतराल पर होगी। साथ ही जिस स्तर पर जैसी जरूरत समझी जाएगी उसे और मजबूती भी दी जाएगी। फिलहाल इस पूरे आकलन का आधार हाल ही में आई एनएएस 2021 की रिपोर्ट होगी। ईडी ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल को 2 जून यानी कि आज और सोनिया को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने बाहर होने का हवाला देकर इसके लिए वक्त मांगा, जबकि सोनिया 8 जून को पूछताछ में शामिल होंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया। साथ ही नया आरोप लगाया कि अब केंद्र सरकार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसाना चाहती है। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि अगर मनीष और सत्येंद्र भ्रष्ट हैं तो ईमानदार कौन? मेरी पीएम मोदी से विनती है कि एक-एक के बजाय सभी को एक साथ अरेस्ट करवा दीजिए। नगरीय निकाय और अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में टिकट का सपना देख रहे नेता पुत्रों को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा झटका दिया। बुधवार को अपने भोपाल दौरे पर उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी नेता पुत्र को टिकट नहीं मिलेगा। केंद्रीय संगठन ने जो पॉलिसी बनाई है उसी हिसाब से टिकट का वितरण किया जाएगा। बांग्लादेश के जिहादी आतंकियों ने भारत में घुसपैठ करने का नया तरीका तैयार कर लिया है। असम पुलिस की गिरफ्त में आए कुछ आतंकी और मुजाहिदीनों ने पूछताछ में अहम खुलासे किए। बताया जा रहा है कि आतंकी बांग्लादेश से असम के रास्ते भारत में घुसने के लिए मेडिकल और टूरिस्ट वीजा को हथियार बना रहे हैं। मित्र देश होने के कारण बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ऐसे वीजा हासिल करना आसान होता है। हरदा से खबर, जहां लव जिहाद और दुष्कर्म के आरोपी शहबाज के परिजनों द्वारा सुदामा नगर स्थित प्लांट पर किए गए अतिक्रमण को धराशायी करने की मांग की गई। 2 दिनों में उचित कार्रवाई न होने पर हरदा जिला बंद कर चक्का जाम की चेतावनी दी है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र के अमरताल के संतोष भारद्वाज की रिपोर्ट पर पुलिस ने भिलाई चरौदा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों से 7.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर, 50,000 रुपए नगद और बाइक बरामद की है। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपियों ने उठाईगिरी के अलावा ट्रेनों में चोरी करना भी कबूल किया। कोरबा में संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था को लेकर बैठक हुई। पुलिस थाने में बैंक प्रबंधन के साथ बैठक करते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए और इसका परिपालन करने को कहा गया। टीआई राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि बैंकों में सभी जरूरी पॉइंट्स में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए और उनका बैकअप भी बढ़ाया जाना चाहिए। हरिगिरी महाराज भिंड के मेहगांव पहुंचे, जहां शराबबंदी दहेजबंदी को लेकर सर्व समाज की समीक्षा बैठक ली, जिसमें लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। महाराज ने कहा कि शराबबंदी दहेजबंदी को लेकर एक अभियान चलाया था जो 90% सफल रहा। कन्या भ्रूण हत्या को लेकर नाराजगी की तो वहीं शिक्षा पर जोर भी दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा का जिन्ना प्रेम फिर बाहर आया है। आगरमालवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि देश का विभाजन कर जो समझदारी नेहरू और जिन्ना ने दिखाई, उसके लिए देश को उनका धन्यवाद करना चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा ने मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला।
आगामी चुनावों को लेकर भिंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान और एएसपी कमलेश कुमार के मार्गदर्शन में पुलिस अपराधियों पर लगाम लगा रही है। अवैध शराब, अवैध हथियार और बदमाशों के खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एसपी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि संवेदनशील, अति संवेदनशील इलाकों में नामांकन से लेकर रिजल्ट आने तक कैमरों से निगरानी की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के बयान को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का कहना है कि बीडी शर्मा साहब की जितनी उम्र है उसके समकक्ष कमलनाथ का राजनीतिक जीवन है। बीडी शर्मा कह रहे हैं कि वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं, तो पहले कमलनाथ के नुमाइंदों से बीडी शर्मा जी लड़े, उसके बाद कमलनाथ जी से लड़ने की बात करेंगे। दिल्ली की हौज खास पुलिस ने किडनी रैकेट का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने ओटी टेक्नीशियन, 2 डॉक्टर समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये रैकेट सोशल मीडिया के जरिए किडनी का गोरख धंधा चला रहा था। आरोपियों ने किडनी डोनर्स के नाम से अलग अलग पेज बनाए थे और गरीब लोगों को चंद रुपए का लालच देकर उनकी किडनी निकाल कर बेच रहे थे। राजेंद्र नगर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक कार्यकर्ताओं के साथ लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। उसके दौरान दुर्गेश पाठक ने सत्यनगर के गौड़िया मठ मंदिर में माथा टेका, तो वहीं करोल बाग के विधायक विशेष रवि और करोल बाग के कार्यकर्ताओं ने दुर्गेश पाठक के समर्थन में बुधवार को पदयात्रा निकाली और आम जनता से दुर्गेश पाठक को जिताने की अपील की। बदायूं में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी वीरपाल सिंह अपनी पत्नी नथो देवी के चाल चलन पर संदेह करता था। मंगलवार को उसने पत्नी से फिर मारपीट की, जिसके बाद पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन आरोपी नहीं मिला। रात में आरोपी ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और थाने में जाकर समर्पण कर दिया। मनावर की 3 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने धर्मपुरी से बरामद कर लिया है। कहार मोहल्ले की रहने वाली तीनों लड़कियां लापता थी। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने बस स्टैंड और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिससे पता चला कि तीनों लड़कियां धर्मपुरी की ओर गई हैं। पुलिस टीम ने वहां से तीनों लड़कियों को बरामद कर लिया है। पूछताछ में लड़कियों ने बताया कि घर वालों की डांट की वजह से उन्होंने घर छोड़ा था। और बड़वाह में वाइल्ड लाइफ वार्डन की तत्परता से वन विभाग ने यात्री बस से बड़ी मात्रा में तोतों की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। आरोपी तोते को अवैध तरीके से खंडवा से इंदौर ले जा रहे थे, जिसकी जानकारी वाइल्ड लाइफ वार्डन टोनी शर्मा को मिली। टोनी शर्मा ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने काटपीट कांटे पर बस रुकवाकर तोतों को जब्त किया। और जसपुर के रामनगर वन गांव में सरकारी तालाब के अवैध कब्जों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने तालाब पर बने अवैध भवनों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने 10 दिन पहले अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था। उच्च न्यायालय ने प्रशासन को तालाबों से अतिक्रमण हटाकर उन्हें मूल रूप से स्थापित किया।